स्वागत है प्रिय छात्रों। बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के इलेक्टिव कोर्स इलेक्ट एग्रोन 311 कृषि कचरे का प्रबंधन यूनिट 3 का तीसरा लेक्चर आज हम आपको हिंदी में दे रहे हैं। लेक्चर है वर्मी कंपोस्टिंग। इस यूनिट 3 के अंदर जो पहले 2 लेक्चर हुए हैं वो भी वर्मी कंपोस्ट पे ही आधारित थे। कृषि कचरे का प्रबंधन ऐसी विधि से करना कि अंतिम उत्पाद वर्मी कंपोस्ट प्राप्त हो। यह प्रक्रिया केंचुए के द्वारा की जाती है। पिछले 2 लेक्चर को अगर आप समझें तो हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था वर्मी कंपोस्ट क्या चीज़ है। दूसरे लेक्चर में हमने केंचुए के ऊपर चर्चा की थी कि केंचुआ क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, केंचुए को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। क्योंकि जब हमें वर्मी कंपोस्टिंग करनी है तो जाहिर है हमें केंचुए के माध्यम से करनी है, इसलिए केंचुए को क्या पसंद है ये समझ लेना बहुत आवश्यक था। तो हमने पिछले लेक्चर में केंचुआ समझा। अभी यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कल्चर, ये इतने तरह के शब्द आ रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैं इस बात को समझा रहा हूँ। पहले लेक्चर में हमने चर्चा की थी वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट वह अंतिम उत्पाद है जो हमको कृषि कचरे का केंचुए द्वारा प्रबंधन करने पर अंत में प्राप्त होता है। कृषि कचरे का केंचुए द्वारा प्रबंधन किया जाना जिससे कि अंत में वर्मी कंपोस्ट प्राप्त हो, वह प्रक्रिया वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है। तो वर्मी कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्टिंग में अंतर हमने पहले लेक्चर में भी समझाया था। आपको किसी तरह का कोई शंका ना हो इसलिए मैं इसे दोबारा समझा रहा हूँ। वर्मी कल्चर केंचुआ पालने की प्रक्रिया को कहते हैं, इसलिए हमने केंचुए के ऊपर भी पिछला लेक्चर काफ़ी विस्तार से दिया था। तो वर्मी कंपोस्ट क्या होता है ये हम समझ चुके हैं। वर्मी कंपोस्ट का क्या उपयोग है ये हम समझ चुके हैं। वर्मी कंपोस्ट के क्या फ़ायदे हैं, सॉइल के ऊपर, उसके मिट्टी के ऊपर क्या फ़ायदा है, वर्मी कंपोस्ट का पौधों पे क्या फ़ायदा है, वर्मी कंपोस्ट कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, वो सारी बातें वर्मी कंपोस्ट का एक लेक्चर हो चुका है। वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया कैसे होती है, केंचुए द्वारा होती है। कौन कौन से केंचुए लगते हैं, केंचुए को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, केंचुआ कितने प्रकार का है, उसके ऊपर भी लेक्चर हो चुका है। तो अब आप यहाँ पर इस तीसरे लेक्चर में ये समझिए कि कृषि कचरा हमारे पास है, केंचुए की सहायता से इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, इस वर्मी कंपोस्टिंग प्रक्रिया को कैसे चलाया जाए जिससे कि अंत में हमें वर्मी कंपोस्ट प्राप्त हो जाए। तो आज के इस लेक्चर में जो बिंदु हम कवर करने जा रहे हैं, एक तो है वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस क्या है, हम वो समझेंगे। वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस को करना के लिए जाहिर है कृषि कचरा हमारे पास है, उसका प्रबंधन करने के लिए हम कर रहे हैं। तो किस प्रकार का कृषि कचरा वर्मी कंपोस्टिंग प्रोसेस में लगता है। कचरा है, केंचुआ है, इतने भर से तो काम नहीं होगा ना, फिर आपको और चीज़ें चाहिए, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में समझा कि केंचुए को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो आपको वो सारा वातावरण बनाना पड़ेगा जो केंचुए को पसंद है। जाहिर है जगह तो चाहिए सारी प्रक्रिया करने के लिए। तो हमारे को क्या क्या ज़रूरत है, केंचुआ है, कचरा है, इतना तो बात समझ में आ गई। इसके अलावा हमें क्या क्या ज़रूरत है, जैसे जगह की ज़रूरत है और किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, उसको भी हम यहाँ समझेंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोसेस। फिर मेथडोलॉजी हम समझेंगे कि इसको कंडक्ट करने की देखिए हमें करना कुछ नहीं है, करेंगे तो केंचुए, लेकिन हमें वातावरण पूरा बना के देना है। स्टेप बाय स्टेप हमको इस सिस्टम को फॉलो करना है ताकि केंचुए अपना काम बखूबी कर पाएँ। तो क्या मेथडोलॉजी होगी हमारी, उसको भी हम आज के इस लेक्चर में समझेंगे। इस प्रक्रिया को करते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए वो हम समझेंगे। इस प्रकार से हमको ये समझ में आ जाएगा कि वर्मी कंपोस्टिंग प्रक्रिया कैसे होती है जिससे कि अंत में वर्मी कंपोस्ट बन के मिल जाता है। अब अंत में वर्मी कंपोस्ट बन के मिल गया, केंचुए के द्वारा बनाया गया है, तो जाहिर है वहाँ केंचुआ भी मौजूद है, क्योंकि हमने कृषि कचरे में केंचुआ डाला था ताकि वो ये लोग केंचुआ वर्मी कंपोस्टिंग करें। तो अब वर्मी कंपोस्ट बन के तैयार है, वहाँ केंचुआ भी है। तो हमें वर्मी कंपोस्ट कैसे अलग करना है, केंचुए को कैसे अलग करना है, वो प्रक्रिया हमें समझनी जरूरी है। और फिर जो हम केंचुआ अलग करते हैं उस केंचुए को हम अगले दूसरे लॉट की वर्मी कंपोस्टिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और वर्मी कंपोस्टिंग का जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, उसके जो पौष्टिक गुण है वो क्या है, वो भी हम इसमें समझेंगे आज के इस लेक्चर में।
इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है वर्मी कंपोस्टिंग के? फ़ायदे ही फ़ायदे ज़्यादा है, नुकसान थोड़ा सा है, समय लगता है, पैसा लगता है, थोड़ी सी बात है, वो भी हम समझेंगे। तो वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? वर्मी कंपोस्टिंग, देखिए कंपोस्टिंग तो आप समझ गए हैं, यूनिट 2 में हमने कंपोस्टिंग की चर्चा बहुत लंबे समय से की है। कंपोस्टिंग कृषि कचरे का या ऑर्गेनिक या कार्बनिक पदार्थ का विघटन है। ये विघटन बैक्टीरिया के द्वारा होता है, हवा की उपस्थिति में होता है, एरोबिक विघटन बोलते हैं, हवा की अनुपस्थिति में होता है, एनोरोबिक विघटन, एनोरोबिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ये जो डिकम्पोजिशन यानी जो विघटन की प्रक्रिया है, इससे लास्ट में कंपोस्ट मिलता है। तो कंपोस्टिंग क्या है? विघटन की प्रक्रिया है जिससे कंपोस्ट मिलता है। यहाँ पर कंपोस्टिंग के आगे एक शब्द लग गया वर्मी। वर्मी क्या है? वर्मी मतलब यह विघटन की प्रक्रिया वर्म्स के द्वारा की जा रही है। ये वर्म्स कौन से हैं? वर्म मतलब कीड़े मकोड़े, जैसे कीड़े होते हैं, केचुआ है वर्म, इसको हम बोलते हैं अर्थवर्म। तो अर्थवर्म के द्वारा यानी केचुए के द्वारा कृषि कचरे का विघटन करके जो कंपोस्ट प्राप्त हो रहा है वो वर्मी कंपोस्ट है, और इस पूरी प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। तो यह कृषि कचरे के विघटन की प्रक्रिया है जिससे कृषि कचरा एक अच्छे सुधरे हुए उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, जिसका कि कार्बनिक खेती में उपयोग किया जा सकता है। ये प्रक्रिया कैसे होती है वर्मी कंपोस्टिंग की? तो ये जो केचुए हैं ये हमारे कृषि कचरे को खाते हैं। ये हमारा कृषि कचरा ये केचुए के लिए भोजन है। वो उस भोजन को करेंगे, वह कचरा कृषि कचरा केचुए के पेट में जाएगा, वहाँ पाचन तंत्र अपना काम करेंगे, केचुए का पाचन तंत्र अपना काम करेगा, और केचुए उस खाने को पचाने के बाद जो मल त्याग करते हैं वही हमारे लिए वर्मी कंपोस्ट है। इसलिए ये जो केचुए का मल त्याग है, ये कुछ पुस्तकों में वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कास्ट भी कहते हैं। तो वर्मी कास्ट और वर्मी कंपोस्ट एक ही बात है। यह जो वर्मी कास्ट है ये हमारे मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार करता है। ये वर्मी कास्ट अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद इसलिए भी है कि यह केचुए के पाचन तंत्र से होकर आया है। तो खाना पचाने के लिए केचुए के पाचन तंत्र में कुछ और भी रसायन का स्राव होता है जो इस खाना पचाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। उसके बाद यह रसायन भी वर्मी कास्ट के साथ, केचुए के मल के साथ हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो जो साधारण कंपोस्ट हमको प्राप्त होता है उसकी तुलना में ये अच्छी गुणवत्ता का सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसमें केचुए का भी कंट्रीब्यूशन है। केचुए के पाचन तंत्र के जो रसायन है वो भी इसमें मिले हुए हैं। तो जाहिर है प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे हम कृषि कचरे से। तो हम कौन कौन सा कचरा इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका सीधा सा उत्तर है वह सभी कृषि कचरा जिसको हम कृषि कचरा, कार्बनिक कचरा या बायोडिग्रेडेबल विघटन योग्य कचरा बोलते हैं, वह सब कचरा इसके अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कचरा एग्रीकल्चर वेस्ट है, भूसा है, स्टबल है, क्रॉप स्टबल जो ठूंठ बचती है फसल की, इसको इस्तेमाल करते समय यह सावधानी बरतनी चाहिए कि मिट्टी इसके अंदर ना रहे। मिट्टी झाड़ करके साफ करके तब इसको इस्तेमाल करना चाहिए। एनिमल वेस्ट जो हमें प्राप्त होते हैं उसमें हमने आपको बताया था हड्डी और मरे हुए जानवर भी हैं, तो उनका इस्तेमाल वर्मी कंपोस्टिंग के लिए नहीं करते हैं। गोबर का, गाय के यूरिन का और बायोगैस स्लरी का इस्तेमाल वर्मी कंपोस्टिंग के लिए किया जा सकता है। एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आखिरी में लिखा है, जैसे धान की भूसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो जैसे फलों का जूस बनाने वाली कंपनीज हैं उनमें जो फलों के छिलके उनके यहाँ वेस्ट के रूप में निकलते हैं, उसका इस्तेमाल भी वर्मी कंपोस्टिंग के लिए किया जा सकता है। अर्बन सॉलिड वेस्ट, अर्बन मतलब शहरी क्षेत्रों से जो कचरा आता है, तो आप कहेंगे शहरी क्षेत्रों का कचरा कैसे इस्तेमाल होगा? तो देखिए हमने आपको पहले बताया कि कृषि कचरा जैव विघटन योग्य कचरा होता है। तो शहर में अगर ऐसा कोई कचरा आता है जो जैव विघटन योग्य है, जैसे कि हमारे किचन से आता है या हमारे सीवेज से आता है, तो स्लज और सीवेज का कचरा और हमारे किचन का कचरा, लेकिन किचन का कचरा मतलब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आजकल हम लोग किचन का कचरा हम ये मान के चल रहे हैं कि आलू का छिलका, मटर का छिलका, गोभी की डंठल, जो सब्जियों का कचरा रहता है हम उसे किचन कचरा मान के चल रहे हैं, या आटे का चोकर
हम उसे किचन कचरा मान के चल रहे हैं, लेकिन आजकल हम लोग प्लास्टिक भी बहुत सारा किचन के कचरे के तौर पे निकालते हैं, क्योंकि मार्केट से जब जाते हैं सामान लेने तो वो कैरी बैग जो प्लास्टिक का लाते हैं किचन में ही उसको भी फेंक देते हैं, तो वो किचन कचरा वो नहीं है। तो प्लास्टिक उसके अंदर नहीं रहना चाहिए। जो बायोडिग्रेडेबल कचरा है वह किचन कचरा हम इस्तेमाल कर सकते हैं वर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए। तो ये तो हो गई कचरे की बात। कचरे के अलावा हमको और क्या क्या चाहिए? जाहिर है केचुआ चाहिए, कचरा है केचुआ है, और क्या चाहिए? जगह तो चाहिए ना, निश्चित रूप से जगह लगेगी उसके लिए। हमने आपको पहले बताया था, अगर आप केचुए वाला लेक्चर याद करें, कि केचुए को नम स्थान पसंद है, सूखे स्थान पर नहीं रह सकते। केचुए को ठंडा स्थान भी, एकदम ठंडा भी नहीं, जो माइल्ड टेम्परेचर वाला स्थान है वो पसंद है। गर्मी में केचुए नहीं रह सकते। केचुए को लाइट नहीं पसंद है, केचुए रात में काम करते हैं, डार्क में। तो हमें वो सब चीज़ें चाहिए जो इस तरह का वातावरण बना सके। तो एक तो स्थान लगेगा, शेड लगेगा छाया करने के लिए, वाटर सप्लाई सिस्टम लगेगा नमी बनाए रखने के लिए, कवर लगेगा क्योंकि जिस हीट पे हम हमको करना है वर्मी कंपोस्टिंग, उसको ढकने के लिए एक मटेरियल चाहिए, तो कवर मटेरियल भी लगेगा। कवर मटेरियल ऐसा होना चाहिए, प्लास्टिक से आप नहीं ढक सकते। कवर मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो नमी को तो संरक्षित रख सके, लेकिन वो ऊष्मा का संरक्षण ना करे। ऊष्मा को तो बाहर जाने दो, नमी को संरक्षित रखे। तो बोरे टाट के जो बोरे होते हैं, उसका टुकड़ा या टाट का कवर मटेरियल सबसे अच्छा, या फिर नॉन वूवन फैब्रिक आजकल चला हुआ है, नॉन वूवन फैब्रिक से भी इसको कवर किया जा सकता है। और इसको नमी बनाए रखने के लिए वाटर सप्लाई सिस्टम चाहिए, तो नमी बनाए रखते हैं वहाँ पर हम। इस प्रकार से केचुए अपना काम करके वर्मी कंपोस्ट का निर्माण कर देते हैं। वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करने के बाद हमको उसको छानने के लिए सीप चाहिए, जगह चाहिए थोड़ी सी, और उसको पैकिंग वगैरह अगर हमको बेचना है दूसरे किसानों को, तो एक बिल्डिंग भी चाहिए जहाँ हमें पैकिंग हाउस बनाना पड़ेगा, और पैकिंग वगैरह करके वो दूसरे किसानों को बेच सकते हैं। तो बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट छोटी बड़ी अपने क्षमता अनुसार, अपने ज़रूरत के अनुसार हो सकती है। वर्मी कंपोस्ट के लिए केचुआ चाहिए, कचरा हो गया, जगह हो गई, केचुआ हो गया। केचुआ कौन सा लगेगा हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, ईसेनिया फेटिडा, ईसेनिया एंडेरी, और तीसरे नंबर पे यूट्रिलिस यूजेनिया। ये केचुए वर्मी कंपोस्टिंग का काम बखूबी करते हैं। लैम्पिटो मोरिटी केचुआ भारत में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ज़मीनों में, हमारे किसान के खेत की ज़मीन में नीचे केचुआ बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। ये नेचुरल कंडीशन में अपना काम करते हैं। इनको ये लैम्पिटो मोरिटी केचुआ अगर आप वर्मी कंपोस्ट यूनिट पे ले आते हैं तो ये बहुत अच्छा काम नहीं करता है। सबसे अच्छा काम करता है ईसेनिया फेटिडा। ये जगह है, ये वर्मी बेड है। इस तरह से कचरे का प्रबंधन, कचरे का तैयारी करके वर्मी बेड में डाल करके हम वर्मी कंपोस्टिंग का काम शुरू कर सकते हैं। देखिए, जगह हवादार है, चारों तरफ से खुली है या तीन तरफ से खुली है, जिसमें हवा का संचार हो सके। छाया बना के रखने के लिए शेड नेट का प्रयोग किया गया है। अगली फोटो में देखिए, छाया बना के रखने के लिए आपको लग रहा है टीन है, ये टीन नहीं है, एस्बेस्टस है और इसके ऊपर फूस डाली जाती है। तीसरी फोटो में आप देखिए, फूस का छाया बनाया गया है। सिर्फ छाया देखिए, बाकी बाद में बताएंगे। तो छाया या तो फूस की होगी, या एस्बेस्टस और फूस की होगी, या शेड नेट की होगी। मैंगलोर टाइल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सीमेंटेड छाया करना या फिर टिन से छाया करना गलत है, क्योंकि छाया करने का दो उद्देश्य है। एक तो लाइट ना आए नीचे, दूसरा नीचे का तापमान ना बढ़े। टिन से छाया करने पर लाइट तो रुक सकती है, लेकिन तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सीमेंटेड छत के नीचे भी तापमान बढ़ता है, तो इसलिए सबसे अच्छा रहता है फूस से या शेड नेट से या फिर मैंगलोर टाइल से छाया करना। ये हो गई छाया की बात। अब दूसरी बात है वर्मी बेड। ये इसको बोलते हैं वर्मी बेड, जहाँ पे हमने बेड के रूप में कचरा बिछा दिया। अब इसका केचुए इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, केचुए अपना काम करेंगे। ये वर्मी बेड आजकल मार्केट में रेडीमेड आ रहा है। ये HDPE मटेरियल का बना हुआ है। HDPE होता है हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। ये हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन का बना हुआ वर्मी बेड आता है। इसको बिछा करके ये प्रक्रिया की जा सकती है।
कोई ज़रूरी नहीं है कि HDPE का ही वर्मी बेड हो, सीमेंटेड वर्मी बेड का भी प्रयोग किया जा सकता है। छोटे स्तर पर गांव में किसान लोग वर्मी बेड की बनाने सीमेंटेड वर्मी बेड की भी ज़रूरत नहीं है, HDPE का भी नहीं ला पाते हैं, तो छायादार स्थान बना के नीचे फर्श पर भी वर्मी कंपोस्टिंग की बेड, ओपन वर्मी कंपोस्टिंग की ओपन बेड, खुली बेड बनाई जा सकती है छायादार स्थान पर। खुली बेड मतलब कोई फिट नहीं है, कोई बेड मटेरियल नहीं है, किसी चीज़ से कवर नहीं किया है, सीधे ज़मीन पे कचरा बिछा दिया गया है। अब इसको कवर करेंगे गनी बैग से, कवर मटेरियल जो हमने आपको बताया था ना, इसको गनी बैग से कवर करते हैं। तो इस तरह से बेड बनाते हैं। अब अलग अलग पुस्तक में इस बेड की लंबाई चौड़ाई के बारे में आपको अलग अलग नाप मिलेगी। फिर आप वहाँ पर सशंकित होने की ज़रूरत नहीं है। ये अलग अलग नाप, मुख्य रूप से नाप ऐसी होनी चाहिए जो आप आसानी से जिसको हैंडल कर सकें, जिसका आप आसानी से प्रबंधन कर सकें। किसी किताब में लिखा है 1.5 मीटर चौड़ा होना चाहिए, किसी किताब में लिखा है 75 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए। ऊंचाई के बारे में भी लिखा है, किसी किताब में 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए, किसी में लिखा है 1 मीटर होनी चाहिए। लंबाई कहीं लिखा है 5 मीटर होनी चाहिए, कहीं 6 मीटर होनी चाहिए। लंबाई 10 मीटर भी हो सकती है। अगर हमारे पास एरिया लंबा है तो लंबाई तो 10 मीटर भी हो सकती है। चौड़ाई 1.5 मीटर तक हो सकती है, 75 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर भी हो सकती है। 4 मीटर 5 मीटर नहीं हो सकती है। होने को तो हो सकती है, लेकिन क्यों नहीं करनी चाहिए। चौड़ाई के पीछे सिद्धांत ये है कि आप यहाँ खड़े होकर के सेंटर तक आपका हाथ पहुँच सके, केंद्र तक, बीच तक आपका हाथ पहुँच सके, फिर आप घूम करके इधर आगे खड़े हो जाएं, तो यहाँ खड़े होकर के बीच तक आपका हाथ पहुँच सके, ताकि आप पूरे नॉट को, पूरे हिप को एक साथ आप अगर प्रबंधन करना चाहें, देखना चाहें, खोल के देखना चाहें तो आप कर सकें। पानी देना चाहें, छींटना चाहें तो आपका हाथ बीच तक आना चाहिए। अगर बेड ज़्यादा चौड़ी हो गई तो आपका हाथ इधर कुछ दूर तक आएगा, इधर से कुछ दूर तक आएगा, बीच का एरिया सूखा रह जाएगा। तो चौड़ाई के पीछे सिर्फ इतना ही सिद्धांत है कि आपका हाथ दोनों तरफ से बीच तक पहुंचना चाहिए। तो 1.5 मीटर एक ऐसी हाइट विड्थ है, चौड़ाई है कि आपका हाथ बीच तक पहुंच जाता है। 75 सेंटीमीटर है, बहुत आसानी से पहुंचेगा। लंबाई आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। ऊंचाई 1 मीटर तक हो सकती है, 50 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है। ऊंचाई के पीछे सिद्धांत ये है कि अगर ये बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया तो वर्मी केचुओं को काम करने के लिए हवा भी चाहिए, जीने के लिए हवा भी चाहिए। हीप के बीच तक जो ढेर है, हीप मतलब ढेर के बीच तक फिर हवा का संचार नहीं हो पाएगा। अगर आपने पिट नहीं बनाया है या वर्मी बेड HDPE का नहीं बनाया है तो आप सीधे फर्श पे भी बेड बना सकते हैं। ये कृषि कचरे को आप इस प्रकार से बिछा करके बेड बना सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर सारा कृषि कचरा एक ढेर में इकट्ठा नहीं कर देना चाहिए। ये ऐसे ढेर करके बेड बनाया गया है। 50-50, 60-60 सेंटीमीटर ऊंची बेड बनाई गई है, लगभग 75 सेंटीमीटर चौड़ी है, 60 सेंटीमीटर ऊंची, ऐसे बेड आप बना सकते हैं। सीधे फर्श पे बेड बना दीजिए, इसमें केचुआ डालिए, पानी डालिए, ढक दीजिए, ऊपर से छाया तो है। ये सारा एक साथ ढेर कर दिया हमने, तो पानी डाल के, केचुआ डाल के ढक तो वहाँ भी सकते हैं, लेकिन वहाँ ये समस्या आएगी जब सारा कृषि कचरा एक साथ ढेर बना दिया तो कृषि कचरे में बाहर से तो अंदर हवा पहुँचेगी, लेकिन जो अंदर गहराई का भाग हो जाएगा वहाँ पे हवा नहीं पहुँच पाएगी। वहाँ पे एनारोबिक डिकम्पोजिशन यानी फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो वो हमको नहीं करना है। इसलिए हम ज़्यादा मोटी, ज़्यादा ऊंची बेड हम नहीं बनाते हैं। ये इसके पीछे कारण है। कृषि कचरा जो हमको बेड में डालना है, अगर ये बड़े टुकड़े में है तो सारे बड़े टुकड़े नहीं डालने हैं। इसको हमको चॉप करके, इसको कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके तब इसको हमको इस्तेमाल करना है। इसको इसके साथ कुछ गोबर भी मिला दी जाती है, पहले गोबर मिला के तब इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि हमारा ये प्रक्रिया तेज हो जाती है। तो इस तरह से आप ये तीनों फोटो के माध्यम से देख सकते हैं कि इस तरह से ये जगह होती है, इस तरह से हमारी वर्मी कंपोस्ट यूनिट होती है, छाया होती है, पानी की सप्लाई होता है, केचुआ और कुछ जगह होती है जहाँ पे हम कचरा तैयार कर सकें, क्योंकि यहाँ देखिए पीछे कचरा इकट्ठा है, बड़ा है।
अब ये इसको चॉप करके टुकड़ों, छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके इसमें डाला जाएगा और इसमें थोड़ी गोबर भी मिला दी जाती है। इसके बाद जब ये तैयार हो गया, हमारा कृषि कचरे का ढेर तैयार हो गया, बेड तैयार हो गई, अब इसके अंदर केचुआ डालना है। ईसेरिया फेटिडा या ईसेरिया, ये केचुआ हमको ऊपरी सतह से लगभग 10 सेंटीमीटर नीचे डालना है। केचुआ डालने का जो हिसाब है वो 1 मीटर क्यूब जगह पर, 1 घन मीटर जगह पर 1000 केचुआ डालने चाहिए। और थोड़ी थोड़ी दूरी पर, यानी हर 1000 घन मीटर जगह पर आप 1000 केचुआ डाल सकते हैं। तो आप समझ लीजिए, आप 500 केचुए डाल दें, फिर थोड़ी दूरी 500 केचुए डाल दें, फिर थोड़ी दूरी 500 केचुए डाल दें, तो ऊपर सतह पर डालेंगे। तो ये प्रक्रिया बताई गई है कि कृषि कचरे को इकट्ठा करना चाहिए, उसमें से कांच का टुकड़ा, धातु का टुकड़ा, सिरेमिक का टुकड़ा सब अलग कर लेना चाहिए, प्लास्टिक का टुकड़ा हो वो अलग कर लेना चाहिए। कृषि कचरा अगर बड़े टुकड़े में तो सब छोटे टुकड़े में मिक्स कर लेना चाहिए। प्री डाइजेस्टेड ऑर्गेनिक वेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि 20 दिन इसको गोबर के साथ मिला के रखना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा डिकम्पोजिशन, गोबर के साथ इसको मिला करके रखना चाहिए 20 दिन, उसके बाद इसका इस्तेमाल करना चाहिए। गोबर के अलावा हम जो बायोगैस स्लरी है, डाइजेस्टेड बायो स्लरी, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी डाइजेशन करने की क्षमता होती है। तो हमारा प्री डाइजेशन स्टार्ट हो गया, तो अब ये केचुआ तुरंत अपना काम शुरू कर देते हैं। अभी देखिए, गोबर मिलाने की जो बात हो रही है कृषि कचरे में, ये गोबर मिलाना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। केवल गोबर से अगर वर्मी कंपोस्टिंग तैयार की जाती है तो वर्मी कंपोस्ट 45 दिन में बन जाती है। कृषि कचरा गोबर मिला के करते हैं तो 45 से 60 दिन में बन जाती है। केवल कृषि कचरे से हम वर्मी कंपोस्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर वो 90 दिन में बनती है। कृषि कचरे से सीधे वर्मी कंपोस्टिंग की जा सकती है। गोबर से अगर वर्मी कंपोस्टिंग करनी है तो हमने स्पेशली नोटिस करने के लिए लिखा है इटैलिक्स में, फ्रेश डंग शुड नॉट बी यूज्ड फॉर वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन। ताज़ा गोबर वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गाय के पेट से निकला हुआ ताज़ा गोबर बहुत गर्म होता है, ये केचुओं को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए अगर गोबर का इस्तेमाल करना है, या गोबर हम जो अपने कृषि कचरे के साथ मिला भी रहे हैं, तो प्री डाइजेस्टेड का मतलब ये है कि ये 20 दिन कहीं पड़ी रहे, इसके ऊपर पानी डालिए, 20 दिन इसको ठंडा करिए। तो ये ठंडी करके गोबर कृषि कचरे के साथ मिलाई जाती है, फिर इसको वर्मी बेड में डाल दिया जाता है। वर्मी बेड, उसकी नाप जोख भी मैंने आपको बता दी, कितनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होनी चाहिए। वर्मी बेड में डालने के बाद अब इसके अंदर केचुआ डालना है। केचुआ मैंने आपको बताया 1 घन मीटर एरिया के अंदर, 1 घन मीटर क्षेत्रफल आयतन के अंदर 1000 केचुए डालने चाहिए, ये उसकी दर है। इसके बाद जब वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है तो वर्मी कंपोस्ट को अलग किया जाता है, छान करके केचुए अलग कर लिए जाते हैं, वर्मी कंपोस्ट को अलग पैक किया जाता है। केचुए का इस्तेमाल वापस दूसरे जो लॉट हमारे पास है कृषि कचरे का, उसकी वर्मी कंपोस्टिंग के लिए इसी केचुए का इस्तेमाल किया जा सकता है। शुरुआत में अगर आपको ये यूनिट शुरू करनी है तो शुरू करने के लिए पहला केचुआ, या तो आप किसी ऐसे किसान के यहाँ जाइए जो पहले से वर्मी कंपोस्टिंग कर रहा है, उसके यहाँ केचुए बहुतायत में मिलेंगे, वहाँ से केचुआ ले आइए, या भारत सरकार के कृषि विभाग द्वारा किसानों को केचुए का वितरण किया जाता है। ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं जगह जगह हर जिले में, इनके पास अगर आप संपर्क करेंगे तो ईसेरिया फेटिडा प्रजाति का केचुआ सरकार द्वारा भी किसानों को सस्ते दर पे दिया जा रहा है। आप सस्ते दर पे वहाँ से खरीद के ला सकते हैं। एक बार खरीद के लाने के बाद फिर तो आप उसका पालन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, जब आप इस ढेर के अंदर केचुआ डालेंगे तो केचुआ क्या काम करेगा? केचुआ कृषि कचरे को खाएगा, पाचन करेगा, एक्सक्रीटा बाहर निकालेगा, मल बाहर निकालेगा, हमारा वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। इसके अलावा केचुआ अपनी ब्रीडिंग भी करेगा, प्रजनन भी करेगा, और केचुए की संख्या में वृद्धि भी होगी। तो इस दौरान जब हम देखेंगे, जब हमारा वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा तो बाद में हमको बड़ी अधिक संख्या में केचुए मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम उन केचुए का इस्तेमाल दूसरे वर्मी कंपोस्टिंग के लिए करते हैं, और ये केचुए हम दूसरे किसानों को भी दे सकते हैं। तो इस तरह से केचुए वहाँ पे अपना प्रजनन भी करते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। छोटे स्तर पे घर में
यानी शहरों में भी अपने किचन कचरे को हम वर्मी कंपोस्ट में बदल के, शहरों के घरों में हम लोग गमले वगैरह में बहुत सारे फूल और पौधे लगा के अपने घर की सजावट करते हैं, उसमें किसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो घर में छोटे स्तर पे वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाई जाए, उसकी भी प्रक्रिया यहाँ बताई गई है कि किचन का वेस्ट और गाय का गोबर 3:1 रेशो में मिला करके उसे कुछ दिन, 1 सप्ताह, लगभग 2 सप्ताह रुक करके ठंडा करके, फिर उसको 6 फीट लंबा, 2 फीट ऊंचा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट ऊंचे वर्मी बेड में डाल करके हम उसमें कृषि केचुआ डाल करके हम वर्मी कंपोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। और ये लगभग हमको इस प्रकार से 30 दिन में या 45 दिन में, इसको हम फिर 30 दिन तक हम इसको पानी देते रहते हैं, 45 दिन में हमको वर्मी कंपोस्ट प्राप्त हो जाता है। वर्मी कंपोस्ट बनाते समय जो सावधानी रखनी चाहिए हमने आपको पहले बताया। छायादार ठंडे स्थान पर, यानी गर्मी वहाँ नहीं पहुँचनी चाहिए, सूरज की रोशनी नहीं पहुँचनी चाहिए, तो सीधे सूरज की रोशनी के नीचे वर्मी बेड नहीं बनानी चाहिए। ये जो वर्मी बेड या कंपोस्ट पिट हम बनाते हैं, ये छायादार स्थान पे बनाते हैं। इसमें हम नियमित रूप से पानी देते रहते हैं ताकि नमी बनी रहे। और एक बहुत सावधानी रखनी पड़ती है कि जो हमारे केचुए हैं कि इनको दुश्मनों से बचा के रखना पड़ता है। ऐसी पक्षी, इसलिए मैंने कहा इसको गनी, जैसे आपने इस यहाँ ओपन बैग में किया है, यहाँ ओपन अगर हमारा हीप है, इसे गनी बैग से ढकना चाहिए, नहीं तो पक्षी आकर के इसको खाना, केचुआ को खाना शुरू करेंगे। अच्छा, चींटियाँ बहुत आती हैं क्योंकि वहाँ केचुआ मौजूद है, कृषि कचरा भी मौजूद है। चींटियाँ आकर के आपके केचुए को नुकसान पहुँचाती हैं। नुकसान क्या पहुँचाती हैं? घेर करके मार डालती हैं और मार करके ले जाती हैं, खा लेती हैं। तो चींटियों से भी केचुए को बचाना। आप चींटियों से केचुए को कैसे बचाएंगे, या इस प्रक्रिया में हम चींटी से केचुए को कैसे बचाते हैं, यहाँ पर मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जिसकी चर्चा, हम इस सवाल के ऊपर हम चर्चा करेंगे अपने वेबिनार लेक्चर में। आखिर घरों में भी हमारे यहाँ कुछ मीठे पदार्थ, या घरों में किचन में मिठाई होती है, और चींटियों की समस्या अगर हमारे को होती है, तो हम उस मिठाई को कहाँ रखते हैं या कैसे रखते हैं ताकि हम उस मिठाई को अपने किचन में, घर के लेवल पे सोचिए आप इसको, घर में किचन में हम मिठाई कैसे रखते हैं कि हम उसे चींटियों से बचा सकें। इसके ऊपर आप हमको इसका उत्तर वेबिनार में दीजिएगा। जब हमारी कंपोस्ट तैयार हो जाती है, तो देखिए मैंने आपको बताया, कुछ किताबों में आपको लिखा मिलेगा वर्मी टी या वर्मी कास्ट टी। टी मतलब चाय। तो ये जो भी हमने कृषि कचरा डाला था, देखिए ये कृषि कचरा डाला था हमने, ये कैसा दिख रहा है, ये कृषि कचरा कैसा दिख रहा है, यहाँ तो फिर भी तैयार हो गया है। ये कृषि कचरा कैसा दिख रहा है। तैयार होने के बाद ये सब कुछ नहीं दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा जैसे ये जो आपका बेड है या ये जो टब जैसा लग रहा है। जब वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा तो हमको ऐसा दिखेगा कि ये टब चाय की पत्ती से भरा हुआ है। चाय की पत्ती मतलब चाय के प्लांट्स की जो हरी पत्ती है वो नहीं, जो हम घर में चाय बनाने के लिए चाय पत्ती लाते हैं, यानी फर्मेंटेड टी लीफ। तो घर में जो चाय बनाने के लिए चाय पत्ती लाते हैं ना बाजार से, काले काले रंग के दाने, ये वैसा चाय की पत्ती जैसा दिखता है। तो इसलिए कुछ किताबों में इसको वर्मी टी या वर्मी कास्ट टी बोलते हैं। तो हम जब गनी बैग उठा के देखेंगे तो हमको जाहिर है, हमको, क्योंकि हमने केचुआ कहाँ डाला था, सतह से सिर्फ 10 सेंटीमीटर नीचे, तो पहले सतह पर वर्मी कंपोस्ट बनेगा, फिर धीरे धीरे केचुए अंदर को जाते जाएंगे, नीचे को जाते जाएंगे, और सब पूरे लॉट को, पूरे कृषि कचरे को वर्मी कंपोस्ट में बदलेंगे। तो हम जब ये गनी बैग उठा के देखेंगे तो हमको चाय की पत्तियाँ ऊपर दिखने लगेंगी, लेकिन मतलब ये इसका ये नहीं है कि पूरे ढेर का वर्मी कंपोस्टिंग हो चुका है, नीचे भी हो ही रहा होगा। तो हम इसको खोद करके देखते हैं, बीच तक हाथ डाल के देखते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ। तो जब हम देखते हैं कि बीच से भी हमने निकाला और हमने देखा कि वर्मी, हमको चाय की पत्ती ही मिल रही है, यानी चाय की पत्ती नहीं मिल रही है, चाय की पत्ती जैसा पूरा लुक आता है, एकदम ऐसा लगता है जैसे चाय की पत्ती पड़ी हुई है। तो ये वर्मी कंपोस्टिंग, इसलिए इसको वर्मी टी भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये तैयार हो जाता है, पता चल जाता है। तो हम इसको कैसे अलग करते हैं, तो पूरा बेलचा इसके अंदर मार करके ट्राली में डाल करके एक साथ इसको अलग नहीं करना है। इसको अलग कैसे करना है,
एक एक तह हमको अलग करनी है। पहले ऊपर की एक तह हम वर्मी कंपोस्ट ले लेंगे, अलग कर लेंगे, ट्रॉली में डाल लेंगे, फिर एक तह और लेंगे ऊपर की, उसे ट्रॉली में डाल देंगे। इस तरह से करते करते हमें दो फायदे होंगे। ऐसा करने से हमको ये फायदा होगा, एक तो हम ऊपर से जो तैयार मटेरियल है, जो वर्मी कंपोस्ट तैयार हो चुका है, वही लेंगे। मान लीजिए हमने 3 या 4 तह ले ली, फिर हमको मालूम पड़ा नीचे तो अभी तैयार नहीं हुआ है, तो हम फिर गनी बैग से ढक देंगे, वाटरिंग करेंगे, तो उसको मतलब नमी बना के रखेंगे ताकि केचुए अपना काम करें और बाकी कचरे को भी वर्मी कंपोस्ट में बदल दें। तो ये मटेरियल तैयार और बिना तैयार का जो हमारा कचरा है, ये मिक्स नहीं होगा। तैयार वर्मी कंपोस्ट और आधा तैयार वर्मी कंपोस्ट जो भी काम जिस पे चल ही रहा है, वो दोनों मिक्स नहीं होगा, इसलिए हम अलग अलग करके निकालेंगे। दूसरा हमने आपको बताया 45 दिन में तैयार। जब हम देखते हैं कि आधा से ज़्यादा तैयार हो चुका है, या हम देखते हैं हमको लग गया तैयार हो चुका है, हमको अभी कलेक्ट करना है, तो हम पानी देना पहले बंद कर देंगे 1 दिन या 2 दिन के लिए, फिर हम इसको इकट्ठा करेंगे। हमको इससे एक फ़ायदा ये होगा, केचुए नमी की तलाश में नीचे को जाएंगे। केचुए अंधेरे की वजह से नीचे को जाएंगे और भोजन की तलाश में भी नीचे को जाएंगे, क्योंकि ऊपर तो सब भोजन वो कर चुके हैं ऑलरेडी, ऊपर तो केवल उनका मल पड़ा हुआ है। तो जब हम एक एक तह करके हटाएंगे, तो ऊपर से हम एक एक तह हटाते हटाते सब हम वर्मी कंपोस्ट हटा लेंगे, और नीचे लास्ट में हमको सिर्फ केचुआ मिलेगा। फिर इस केचुआ का इस्तेमाल हम दूसरे लॉट के वर्मी कंपोस्टिंग के लिए कर सकते हैं। एक प्रक्रिया है छानने की। छानना 2 तरह से, एक तो इसलिए भी छानते हैं कि केचुआ अलग कर सकें और वर्मी कंपोस्ट अलग कर सकें। दूसरा, अगर आपको बेचना है वर्मी कंपोस्ट, व्यापार करना है, तो छान करके बेचना ज़्यादा उपयुक्त होता है, क्योंकि छानने के बाद हमको बहुत अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट मिलता है। छानने के बाद कुछ हमको ढेले ढेले वर्मी कंपोस्ट भी मिलेंगे, जो कि चाय पत्ती जैसे नहीं होंगे। मतलब ये हुआ कि वो ऐसा पदार्थ है जो अभी इसकी वर्मी कंपोस्टिंग अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ और हो सकती है। वो पदार्थ अलग कर लेंगे तो हम उसको अगले वर्मी बेड में डाल सकते हैं। दूसरा, जाली से छानने में हमको अच्छी गुणवत्ता का वर्मी कंपोस्ट पाउडर जैसा नीचे मिल जाएगा, या दानेदार वर्मी कंपोस्ट नीचे मिल जाएगा, केचुआ हमको अलग इकट्ठा होकर मिल जाएगा। तो छानने के लिए ये ड्रम जाली का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें एक साइड से ड्रम के अंदर केचुआ डालेंगे, पूरा वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, एक आदमी ड्रम को घुमाता है तो वर्मी कंपोस्ट नीचे छन के आ जाता है, ढेले और केचुए किनारे निकल आते हैं। ऐसे केचुआ हम अलग करके आराम से इसका इस्तेमाल दूसरे खेतों में कर सकते हैं, या प्लेट जाली से भी हम इसको छान करके केचुआ और वर्मी कंपोस्ट अलग कर सकते हैं। एक जाली इस तरह से इसकी बनाई गई है कि इधर से अगर वर्मी कंपोस्ट डाला गया तो नीचे वर्मी कंपोस्ट निकल आएगा, इधर केचुए निकल आएंगे और थोड़े ढीले पतले निकल आएगा, जो कि पुनः वर्मी कंपोस्टिंग के लिए कचरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये वर्मी कंपोस्टिंग का पोषक गुण है, पोषक तत्वों का गुण है कि इसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन 9.5 से 17.9% है, नाइट्रोजन 0.5 से 0.5% है, फॉस्फोरस इसके अंदर 0.1 से 0.3% है, पोटेशियम 0.15 से 0.56% है, सोडियम 0.06 से 0.3% है, कैल्शियम और मैग्नीशियम इसके अंदर अच्छी मात्रा में है। ये मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम दिया गया है, 22 से 47 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम। बाकी आप देखते हैं mg पर kg, कॉपर, आयरन, जिंक, सल्फर सब कुछ इसके अंदर है, तो इसलिए ये खेती के लिए बहुत अच्छी कार्बनिक खाद के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। इसके फायदे क्या हैं? देखिए, ये एक प्राकृतिक खाद है, कार्बनिक खाद है, फसल के लिए बहुत लाभप्रद है, मिट्टी के लिए भी बहुत लाभप्रद है। इसके अंदर कोई ऐसा हानिकारक तत्व नहीं जो मिट्टी को नुकसान पहुंचाए। जो केचुए के पेट से जो रसायन आए हैं वो भी मिट्टी को फ़ायदा फसल को और मिट्टी को फ़ायदा पहुंचाने वाले, हानिकारक नहीं है। ये मिट्टी के भौतिक गुणों में सुधार करता है, बायोलॉजिकल यानी कि ये जैविक गुणों में सुधार करता है, मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। इसके नुकसान ये क्या है कि वर्मी कंपोस्ट करने में समय लगता है, 45 दिन से लेकर 3 महीने तक का समय लगता है। एक ये समस्या है कि जहाँ पर यह वर्मी कंपोस्टिंग प्रक्रिया की जा रही होती है वहाँ पे बुरी महक काफ़ी आती है, तो उधर से पास से लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। दूसरा, समय और पैसा खर्चा होता है इसको, प्रक्रिया को चलाए रखते रहने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो नुकसान तो खैर थोड़ा ही है, फायदे काफ़ी हैं। कृषि कचरे का प्रबंधन हो जाता है, उपयोगी पदार्थ मिल जाता है। तो ये सारा हमने आज के लेक्चर में सीखा कि वर्मी कंपोस्टिंग कैसे की जाती है,
कैसे हमको जगह लगती है, कचरे का कैसे उपयोग करना चाहिए, केचुआ कैसे संभालना चाहिए, कैसे अलग करना चाहिए। तो केचुआ, बहुत बार आप किसी से बोलोगे यार वर्मी कंपोस्टिंग करो, कृषि कचरे की वर्मी कंपोस्टिंग करो, तो एकदम फार्मर बोलेगा अरे साहब केचुआ कहाँ से लाएंगे। तो आज आपको इसका उत्तर मालूम है कि केचुआ कहाँ से लाएंगे। हमको ये भी मालूम पड़ा कि वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर पोषक गुण कितने होते हैं। इसको और समझने के लिए आप ये किताब वर्मी टेक्नोलॉजी, सरस पब्लिकेशन तमिलनाडु वाली, इसको पढ़ सकते हैं। इसमें सब कुछ दिया गया है। इसमें से वर्मी कंपोस्ट के ऊपर वर्मी टेक्नोलॉजी, केचुआ पालन, केचुए की खाद बनाना, केचुए के प्रकार, केचुए की खाद का उपयोग, केचुए खाद बनाने की प्रक्रिया, सब कुछ इस वर्मी टेक्नोलॉजी किताब में दी गई है। धन्यवाद दोस्तों।